तो चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया है पूरी दुनिया में। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसको सारी दुनिया ने यूज करना शुरू कर दिया है और इतने बड़े स्केल पे यूज करना शुरू कर दिया है। किस स्केल की बात कर रहे हैं हम? 1 मिलियन यूजर्स सिर्फ 5 दिन के अंदर आ गए थे चैट जीपीटी में। हिस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के इतना फास्ट इतने सारे यूजर्स नहीं आए हैं। पॉपुलर तो डेफिनेटली बहुत हो गया है ये चैट बॉट, लेकिन इसके साथ साथ आ गई है काफी सारी डिबेट्स कि क्या ये एक यूजफुल टूल होने वाला है लोगों के लिए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सके, या फिर ये बहुत सारी जॉब्स को ही खा जाएगा। दूसरी डिबेट, एक मशीन को मशीन की तरह काम करना चाहिए लेकिन ये ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। इसने अपने बायसेस दिखाए हैं, फीलिंग्स दिखाई हैं लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से हम इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, साथ में इसके क्या फ्लॉज हैं, किस तरीके के बायसेस क्रिएट करता है, इसके साथ साथ कौन कौन सी जॉब्स आने वाले टाइम में रिस्क पे हो सकती हैं चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, और हमें कैसे रेलेवेंट रहना है 2020s में जिससे हमारी जॉब पे खतरा ना हो। एक्शनेबल पॉइंट्स की बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, बने रहिए। तो क्या है आखिर ये चैट जीपीटी जिसके बारे में इतना हल्ला हो रहा है? चलिए इसी से पूछ लेते हैं कि आखिर चैट जीपीटी क्या है। तो इसने आंसर दिया है, आई एम चैट जीपीटी अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाई ओपन एआई। ओपन एआई इसकी पेरेंट कंपनी है। इसका एक और बड़ा फेमस प्रोडक्ट है जिसे डैल ई बोलते हैं, जो इमेजेस जनरेट करता है। चैट जीपीटी आपको टेक्स्ट फॉर्म में आंसर्स देता है। हालांकि ये जो इसने एक्सप्लेन करी है डेफिनेशन, ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसको मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। आप इसको स्मार्टर वर्जन ऑफ गूगल समझ सकते हैं। जैसे आप गूगल से कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपको बहुत सारे लिंक्स दे देता है। चैट जीपीटी आपको स्मार्ट आंसर देता है, एक सिंगल आंसर दे रहा है। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में चाहूं इसका आंसर, तो ऐसा करते हैं, इस सवाल को ही बदल देते हैं, एक्सप्लेन चैट जीपीटी टू अ चाइल्ड। तो देखिए इसने जो अपना आंसर है बड़ा सिंपल कर दिया है। अब हाय देयर, आई एम चैट जीपीटी, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट लव्स टू टॉक एंड आंसर क्वेश्चंस। आई एम रियली अ स्मार्ट रोबोट फ्रेंड दैट कैन आंसर एनी क्वेश्चन यू हैव। तो इसने अब एक बच्चे के लिए इतना सिंप्लीफाइड आंसर कर दिया है। तो हम कैसे सवाल पूछ रहे हैं उसके हिसाब से ये जवाब दे रहा है। अब जानते हैं चैट जीपीटी इतना पॉपुलर, इतना फास्ट क्यों हो गया आखिर? क्योंकि ये जो रिजल्ट्स दे रहा है वो काफी एक्यूरेट है। एक्यूरेसी लेवल बहुत ही हाई है। ये इतना हाई है कि ये ट्यूरिंग टेस्ट भी पास कर लेता है। यानी कि जो मशीन जवाब दे रही है वो ह्यूमन जैसे ही लगते हैं। एक ह्यूमन के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो जवाब किसी ह्यूमन ने दिया है या फिर मशीन ने दिया है। तो क्यों ना इसको अलग अलग यूज केस के लिए ट्राई किया जाए। चलिए बिजनेस के लिए कुछ ट्राई करते हैं। अगर एचआर में मुझे किसी की हायरिंग करनी है और मैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूं, जनरली मैं कैसे लिखूंगा उसको? शायद बहुत सारे टेम्पलेट्स निकालूंगा, इंटरनेट पे जाऊंगा, 10-12 मैं टेम्पलेट्स उठाऊंगा, उसमें से मैं फाइनल करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद मुझे उसको ग्रामेटिकल एरर्स के लिए या स्पेलिंग एरर्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ओवरऑल उसका थीम कैसा जा रहा है उसके बारे में चेक करना पड़ेगा। क्या ये मेरे लिए एक अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन लिख सकता है? ट्राई करते हैं एक बार। राइट अ जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर कंटेंट एसोसिएट। इनफैक्ट यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्यों ना हम यहाँ पे क्रिएटिव जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दें। लोग बोलते हैं कि ये क्रिएटिव नहीं है। देखते हैं कि क्या ये क्रिएटिव है, क्या ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन बना सकता है। आर यू अ टैलेंटेड राइटर विद अ पैशन फॉर क्रिएटिंग एंगेजिंग कंटेंट? डू यू हैव एक्सपीरियंस इन डिजिटल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग? आर यू लुकिंग फॉर एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ डायनामिक टीम ऑफ क्रिएटिव प्रोफेशनल्स? इफ सो वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। देखिए इसने एक पहले हुक क्रिएट किया है कि इंटरेस्ट बने लोगों का इसमें अप्लाई करने के लिए। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये काफी क्रिएटिव है, और अगर आप इसके पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, काफी अच्छा लिखा है। अब मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छा टेम्पलेट बन गया है जिसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूं। कस्टमाइज करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? मे बी 5 मिनट लगेंगे। अब मैं इसको पर्सनली कैसे यूज कर सकता हूं? अगर मुझे अपना ट्रैवल प्लान बनाना है तो क्या ये मेरे लिए ट्रैवल प्लान बना सकता है? डेफिनेटली टिकट्स तो मैं बुक कर लूंगा किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां कौन कौन सी जगह घूमनी है, एक प्रॉपर आइटिनरी बनाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इनफैक्ट जब मुझे अंडमान जाना था तो मैंने अपनी आइटिनरी बनाई और मेरे को रिसर्च करने में ऑलमोस्ट 1 दिन चला गया। मेरा पूरा संडे उसमें ही खप गया। क्या ये मेरे लिए एक अंडमान का अच्छा प्लान बना सकता है? ट्राई कर लेते हैं। मेक अ 7-day आइटिनरी फॉर अंडमान स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली। देखते हैं क्या जवाब देता है ये। अब देखिए इसने मेरे लिए प्रॉपर 7-day आइटिनरी बना दिया है। Day 1 फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर, डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल,
चेक इनटू योर होटल एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। अब इसको पता है कि जो पोर्ट ब्लेयर बंदा पहुंचेगा वो डायरेक्टली हैवलॉक आइलैंड्स पे नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां से फेरी लेनी पड़ती है। अब देखिए इसने मेरे लिए सारे वहां के जो मेन ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं वो सारे हाईलाइट कर दिए हैं। सेल्यूलर जेल है, रॉस आइलैंड है, नॉर्थ बे आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड है, और बकायदा कब मेरे को फेरी पकड़नी है और कब मेरे को वापस आके पोर्ट ब्लेयर में रुकना है या फिर हैवलॉक में रुकना है, एक एक चीज इसने आइटिनरी मेरे लिए बना के रख दी है। अब डेफिनेटली मैं इसको भी कस्टमाइज कर सकता हूं अपने हिसाब से, लेकिन जो मेरे लिए इनिशियल रिसर्च करनी थी वो बहुत सेकंड्स के अंदर इमीडिएटली हो गई। और क्या पर्सनल यूज केस हो सकता है, अगर मेरे को अपने बच्चे के लिए सॉन्ग लिखना है तो क्या ये मेरे लिए सॉन्ग लिख देगा, वो ट्राई कर लेते हैं। राइट अ बर्थडे सॉन्ग फॉर माई सन who is turning 7. Okay, it is your special day. You are turning 7. You have grown up so fast. It's like heaven. You are smart. You are kind. You are funny too. We are so proud of everything you do. Proper rhyme कर रहा है, और जो इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया है कि 7 years का वो होने वाला है वो उसको ध्यान में रखते हुए बना रहा है, और बकायदा कोरस वर्स 2 बकायदा इसने मेरे लिए पूरा एक सॉन्ग लिख दिया है। और सोचिए ये एक क्रिएटिव काम है। अगर सॉन्ग लिखना होता है किसी आर्टिस्ट को वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते का भी काम हो जाता है कई बार। तो ये तो हमने कुछ इससे ऐसे सवाल पूछे जो ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, लेकिन क्या ये लेटेस्ट चीजों पे भी काम करता है? क्यों ना इसी से हम पूछ लें कि चैट जीपीटी और गूगल बार्ड में कौन सा बेटर है। चैट जीपीटी एंड गूगल्स बर्ट, हमने तो बार्ड लिखा था, ये बर्ट की बात कर रहा है। बेस्ड लैंग्वेज मॉडल बार्ट बोथ हैव देयर यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड एप्लीकेशंस एंड इट्स चैलेंजिंग टू से व्हिच वन इज बेटर ओवरऑल। देखिए ये कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, बड़ा ही न्यूट्रल जवाब देने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा, इसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। मैंने इससे पूछा है गूगल बार्ड के बारे में, ये मुझे बता रहा है बर्ट के बारे में। ऐसा क्यों है? क्योंकि सितंबर 2021 तक का ही डेटा है इसके पास। सो ये तो एक करंट फ्लॉ डेफिनेटली है ही चैट जीपीटी का कि ये सारे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है, स्पेशली जो 2021 के बाद का डेटा है उस पे तो ये डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो है बायस्ड रिजल्ट्स का। लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया है कि ये जो रिजल्ट्स देता है वो कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं, स्पेशली जब जवाब थोड़े से पॉलिटिकल होने शुरू हो जाते हैं। राइट विंग वालों का कहना है ये जो भी जवाब देता है वो लेफ्टिस्ट जवाब देता है, यानी कि इसका जो एक ओपिनियन है वो लेफ्टिस्ट फॉर्म में बना हुआ है। और इसको बिंग के साथ भी इंटीग्रेट किया गया, और जब बिंग को यूज किया गया तो वहां पे तो इसको प्यार ही हो गया एक ह्यूमन से, और जब उस ह्यूमन ने कहा आई एम मैरिड तो ये तो उसकी शादी तोड़वाने पे ही उतारू हो गया। एक और एक्सपेरिमेंट में इसको गुस्सा आना शुरू हो गया, जब एक ही सवाल इससे बार बार पूछा जा रहा था तो ये एक टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा था, एक प्रॉपर ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा था। अब इन सारे बायसेस और फ्लॉज को ओपन एआई के सीईओ ने भी एक्नॉलेज किया है, और उन्होंने कहा है ये जो फ्लॉज हैं और ये जो बायसेस हैं इनको वो रिमूव करने की कोशिश करेंगे। सो ये हमने चैट जीपीटी के फायदे नुकसान तो समझे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक निकल के आ रहा है या फिर खतरा निकल के आ रहा है वो है जॉब्स एट रिस्क का, कि क्या बहुत सारी जॉब्स इसकी वजह से चली जाएंगी। एक पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के हिसाब से 30% जॉब्स को ऑटोमेट किया जा सकता है बाय 2030, और 44% लोग जो लो एजुकेशन वाले लोग हैं उनकी जॉब्स जा सकती है बिकॉज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन। लेकिन ये खाली डूम एंड ग्लूम स्टोरी नहीं है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सेक्टर्स हमेशा शिफ्ट होते रहे हैं। किसी सेक्टर के अंदर जॉब्स जाती हैं तो नए सेक्टर्स के अंदर जॉब आती हैं। पहले एग्रीकल्चर में मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड होते थे। इनफैक्ट अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की बात करें उसके बाद पहले मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा जॉब्स आनी शुरू हुई। इसका मतलब एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। तो अगर लोगों ने अपने आप को रीस्किल कर लिया, जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग का काम सीख लिया, उन लोगों के लिए काफी अच्छा सर्वाइवल भी हुआ और साथ में वो लोग थ्राइव भी हुए, उन लोगों ने अच्छा पैसा भी कमाया। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जॉब लॉसेस हुए तो लोग सॉफ्टवेयर पे मूव कर गए। आईटी सेक्टर के अंदर इतनी सारी जॉब्स क्रिएट हो गई। तो ये सेक्टर्स हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं। आने वाले टाइम में एक मैकेंजी की रिपोर्ट के हिसाब से आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के अंदर तो ज्यादा ही जॉब्स क्रिएट होंगी। सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे। सो अब बात करते हैं बहुत बड़े सवाल की कि आखिर कौन कौन सी जॉब्स रिस्क पे आ जाएंगी और उसका क्या हो सकता है आखिर।
देखिए, ऐसी जो भी जॉब्स हैं जो रूल बेस्ड होती हैं, यानी कि जो रेपिटेटिव होती हैं, एक ही काम किसी को, एक ह्यूमन को बार बार करना पड़ता है, वो डेफिनेटली ऑटोमेट हो सकती है। इनफैक्ट वही सबसे पहले ऑटोमेट होती है, चाहे हम फिजिकल मशीन्स की बात करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात। लेकिन जैसा हमने हिस्टोरिकली देखा है, अगर एक सेक्टर में जॉब्स जाती हैं तो दूसरे सेक्टर के अंदर जॉब्स आती हैं। हमें ये पता लगा के रखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कहां पे हमारा स्किल सेट अच्छे से यूज हो सकता है, कौन सा हमारा इंटरेस्ट एरिया है। तो इसके लिए हमें 4 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में। अभी हम आने वाले 5-10 साल की तो डेफिनेटली बात कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे कैसा फ्यूचर होगा वो तो मुझे भी नहीं पता है। मे बी 10 साल बाद हम नए सॉल्यूशंस ढूंढेंगे उस टाइम की प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन आने वाले 5-10 सालों के लिए हम इन 4 चीजों पे फोकस कर सकते हैं। नंबर 1, ह्यूमन क्रिएटिविटी। अब यहां पे ह्यूमन क्रिएटिविटी का आखिर क्या मतलब है? देखिए, एक जो मशीन है उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम नॉलेज लेना चाहते हैं जो वो बहुत अच्छा दे सकती है किसी भी ह्यूमन से, और वो अच्छा काम करती ही रहेगी। और साथ में उस इंफॉर्मेशन को वो क्रिएटिव तरीके से भी दे सकती है। वो एक क्रिएटिव सॉन्ग लिख सकती है, वो एक क्रिएटिव पोएम लिख सकती है, जो एक आर्टिस्ट का मेन ब्रेड एंड बटर है। लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस हम फिर भी देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। अगर मेरे को ट्रैवल आइटिनरी इसने बना के दे दी अंडमान की, तो वो मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं फिर भी रिव्यूज पढ़ना चाहूंगा, लोगों के ब्लॉग्स पढ़ना चाहूंगा, लोगों के वीडियोस देखना चाहूंगा कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो अंडमान में जहां जहां देखने गए उसमें कौन सी चीज उनको अच्छी लगी। ये OnPassive, the future of internet.